हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति यानी सिविक्स का, जिसका नाम है राजनीतिक दल। ठीक है जी। इंग्लिश में ये पहले ही चैप्टर अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश के नोट्स के साथ वीडियो बनाई है, वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो हमारे चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी। ओके। चाहे कोई बंदा अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो, उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो ज़रूर पता होता है। उसे ये पता होता है कि मेरे एरिया में कौन सा पॉलिटिकल लीडर या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, राजनीतिक दल जीता है। ठीक है जी। बेशक उसे न्यायपालिका के बारे में ना पता हो, विधायिका के बारे में ना पता हो, कार्यपालिका, इन जो बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड है ना, उनके बारे में उसे कुछ ना पता हो, पर उसे पता होता है कि मेरे एरिया में कौन सा राजनीतिक दल जीता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, कौन सा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कौन सा प्रतिनिधि है हमारे एरिया का। ठीक है जी, ये उसे पता होता है और उसे लगता है कि जो भी गलत हो रहा है ना, वो सारे की सारी चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो राजनीतिक दल ही है। ठीक है। तो अब राजनीतिक दल होते क्या है, उसी से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि वही चैप्टर का नाम है। ठीक है। अगर मैं सिंपल बताऊं ना आपको, तो राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है, ठीक है, जो अपनी सरकार बनाने के उद्देश्य से साथ में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल क्या है? लोगों का वह समूह है जो साथ में आते हैं। किस लिए साथ में आते हैं? ताकि वो चुनाव लड़ सके और अपनी सरकार बना सके। ओके। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह से समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है। ये होता है हमारा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सारी की सारी पॉलिटिकल, आप है ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली के अंदर। तो अगर कोई बच्चा है जो दूसरी स्टेट से है, तो जब भी मैं आप बोलूँ तो आप समझ जाना आप पॉलिटिकल पार्टी है, ये आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है। ओके जी। सो राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। ठीक है। और वह लोगों का समर्थन पाकर चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उन नीतियों को लागू करेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा, बीजेपी बोलती है जी हम इससे अच्छे हैं, कांग्रेस बोलती है हम इससे अच्छे हैं, आप पार्टी बोलती है हम इससे अच्छे हैं। ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो लोग हैं उनका समर्थन करें, और अगर वो जीत जाते हैं तो उन नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल था, अभी तक हमने डेफिनेशन ही देखी। ओके। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं। इसका अगर मैं डायरेक्टली आपको मतलब बताऊं तो राजनीतिक दल में कितने टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। सिंपल। तो सबसे पहले तो होते हैं नेता। नेता जैसे बीजेपी में नेता हो गए नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, ये हो गए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की तो राहुल गांधी जी हो गए। ठीक है। सोनिया गांधी जी हो गई। ओके। आम आदमी पार्टी की बात करूँ यानी आप पार्टी की बात करूँ तो केजरीवाल जी हो गए। ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यार, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करता। ठीक है। मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि मेरे को कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब जुड़े हुए हो, या मेरे कहने का मतलब सपोर्ट करते हो, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बुरा लग जाए तो बुरा मत मानना यार, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। जो बुक में लिखा है मैं वही बताऊँगा आपको। ठीक है। कुछ एग्जांपल थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। बस मैं बस इसलिए ही समझाऊंगा कि आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है। टीचर होना भी ऐसा ही चाहिए जिसकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना हो। मेरा कोई लेना देना भी नहीं है वैसे, मेरे घर में कुछ भेजते भी नहीं है वो पैसे वगैरह, तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है मेरी। ठीक है। तो बुरा मत मानना यार अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ। ठीक है। तो पहले तो नेता हो गए, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बड़े बड़े नेता हो गए, जैसे बीजेपी के नेता हो गए। ठीक है। कांग्रेस के नेता हो गए। बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल में एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। तो उनकी जो नेता है वो ममता बनर्जी जी है। वैसे तो उनके नाम में पहले ही जी लगा हुआ, बट मैं एक एक्स्ट्रा जी लगा देता हूँ, ममता बनर्जी जी। ठीक है। तो वो भी हैं एक। ओके। तो ये होते हैं सारे के सारे नेता। तो पहला हिस्सा राजनीतिक दल का क्या होता है? नेता, जो बड़े बड़े नेता होते हैं जिनके नाम से पॉलिटिकल पार्टी चलती है। दूसरे होते हैं सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य यानी जैसे कि आपको पता होगा, आपने वर्ड सुना होगा, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता वो लोग होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। जो मदद करते हैं ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की, वो होता है कार्यकर्ता। ठीक है। जो फेस नहीं होते, जो रियल, जो बड़े बड़े फेस नहीं होते। ठीक है। बड़े बड़े फेस जो होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो तो नेता हो जाएंगे। तो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको कहते हैं हम सक्रिय सदस्य, या आप उनको पार्टी वर्कर भी कह सकते हो। ठीक है। या कार्यकर्ता भी कह सकते हो। ठीक है। समझ आ गया? जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक। ठीक है। अनुयायी या समर्थक वो लोग होते हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना तो नहीं होता।
ठीक है, बट वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, उनका दूर दूर तक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई उनका रिश्तेदार पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, बट फिर भी वो क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ जी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। तो ये होते हैं अनुयायी, जिनको हम समर्थक भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के लोग देखे हमने राजनीतिक दल में। नेता, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद सक्रिय सदस्य, ये क्या होते हैं, पार्टी वर्कर, ठीक है, जिनको हम कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं बट इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल काम क्या क्या करते हैं। ठीक है जी, तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, आप मतलब नॉलेज से ही आपको पता होगा कि राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, इसमें आपको इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो राजनीतिक दल क्या होता है, वो चुनाव लड़ते हैं। पहला काम क्या है राजनीतिक दल का, पहला काम यह होता है कि वह चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, दूसरा काम जो होता है राजनीतिक दल का या पॉलिटिकल पार्टी का, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, राजनीतिक दल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मेरे को बोलने में तो मैं पॉलिटिकल पार्टी यूज़ कर लेता हूँ। समझ जाना यार, समझ ही गए हो, वैसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। ठीक है, तो दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है, पार्टी तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय में समेट लेती है जिनका यह समर्थन करती है। सरकार शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। पहला पॉइंट जो था कि जो दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो अलग अलग नीतियां और अलग अलग कार्यक्रम अपने मतदाताओं के सामने यानी वोटर्स के सामने रखती है और मतदाता है ना अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम के हिसाब से चुनते हैं। मेरे कहने का मतलब बीजेपी भी कुछ अपनी चीज़ें रख रही है कि जी मैं ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, कांग्रेस भी रख रहा है, और मैं बात करूँ आप पार्टी की तो वो भी रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं चूज़ करूंगा कि मेरे को कौन सी नीतियां हैं, किस पार्टी की नीति अच्छी लग रही है और मैं उनको वोट करूंगा। ठीक है, पार्टी तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट देती है। अब देखो हर बंदे की जो सोच है उसको तो नहीं पूरा किया जा सकता, हर बंदे की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। तो बड़े बड़े मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टी चलती है कि जी एजुकेशन को सही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेंगे। बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं ना, पार्टी क्या करती है उन्हीं बुनियादी राय में समेट लेती है, बड़े बड़े मुद्दों में समेट लेती है। ठीक है, जिनका वह समर्थन करती है। सरकार शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करता है। इसका मतलब यह है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो जो सरकार होती है ना, वो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो खुद ही जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उसी के हिसाब से नीतियां तय करती है। जैसे कि मान लो बीजेपी है, ठीक है, इस टाइम 2019 में क्या थी, वो बीजेपी जीत गई थी। तो अब क्या है कि बीजेपी की जो नीतियां थी, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से क्या है वो कानून वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो पहला क्या है कि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरा अपनी नीति और कार्यक्रम लोगों को बताते हैं और लोग उनमें से चूज करते हैं। ठीक है, तीसरा काम जो है राजनीतिक दल वो क्या करते हैं कि दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। तो तीसरा काम पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि वो सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। जीतने के बाद वो कुछ नेता चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो बीजेपी जीती तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर उन्होंने चुने। ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाया जाता है, मंत्री वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं तो। ठीक है, ताकि वह पार्टी की इच्छा के अनुसार चल सके, ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एक बार करवाने के बाद। चौथा काम ये होता है कि अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो क्या करती है, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। जैसे कि मान लो अभी कांग्रेस जो है वो हार गई है, तो विपक्षी दल की या विरोधी दल की भूमिका निभा रही है वो क्या करती है, सरकार की गलत नीतियों और जो उनकी असफलता है ना उनकी आलोचना करती है। ठीक है, और अपनी राय भी रखती है। जैसे कि कोई मान लो कोई गलत कानून बना दिया, अभी मान लो बीजेपी एनईपी लेकर आई थी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी 2020 की, तो कांग्रेस बोल रही है कि जी नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत काम की आलोचना करने का काम भी होता है विपक्षी दलों का। ओके, नेक्स्ट है कि जो राजनीतिक दल होती है वो विभिन्न मुद्दे भी उठाती है। ठीक है, विभिन्न मुद्दे, जैसे कि मान लो प्राइजेस जो हैं चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो अपोजिशन जो पार्टी है वो क्या करती है कि उन मुद्दों को उठाती है, बोलती है कि जी महंगाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बहस वगैरह करती है। और कई दफ़ा तो क्या होता है कि लोगों की समस्या को लेकर वो आंदोलन भी करती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और राजनीतिक दल को लग रहा है कि जी कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो आंदोलन भी करती है लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को लेकर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दल ही सरकार की मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो
सरकार की जो कार्यक्रम और कल्याण कार्यक्रम की जो स्कीम्स होती है, जो भी स्कीम होती है, जैसे कि मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मान लो बीजेपी है इस टाइम, और बीजेपी पार्टी ने ये बोला कि हर किसान के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये डाले जाएंगे, अज्यूम करो ये बोला, ओके। तो अब क्या है कि जो बीजेपी के हर जगह पर जो होंगे ना ऑफिस वगैरह होंगे, उसके बाहर उनके लिए अलग से बूथ वगैरह बनाए जाएंगे कि फार्मर आके बता सके कि मेरे अकाउंट में ये नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि सरकारी ऑफिस में जाने से पहले ना वो नेता के पास जाते हैं, उनको वो आसान लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना लोग, तो उनमें थोड़ा सा डर होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सरकारी ऑफिस में जाने से हिचकिचाते हैं, मतलब आईएएस आईपीएस इन कलेक्टर वगैरह के ऑफिस में जाने से हिचकिचाते हैं, बट वो अपने जो नेता होते हैं ना उनके पास जाने से नहीं हिचकिचाते, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, दल जो है पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि एक मशीनरी प्रोवाइड करती है नॉर्मल लोगों को, और जो कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं ना सरकार के, वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो एक मान लो किसी राजनीतिक लीडर का कोई घर है तो उसके बाहर लाइन लगी हुई होती है कि जी हमारा राशन नहीं आया, हमारा आधार कार्ड नहीं बना, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये नहीं बना, आप बनवा दो, ठीक है। तो ये क्या है कि सरकार क्या करती है, नॉर्मल लोगों की हेल्प भी करती है, कल्याणकारी कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो यही सारे के सारे पॉइंट थे, एक बार छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं। पहला पॉइंट तो ये था कि वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरा था कि अपनी नीति और कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं, तीसरा था कि वो क्या करते हैं कि कानून भी बनाते हैं, शायद ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, कि पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो उसी के हिसाब से कानून वगैरह बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बीजेपी वगैरह कानून। और नेक्स्ट है कि वो सरकार चलाते हैं और सरकार बनाते हैं और अपने नेता वगैरह को चुनते हैं, ठीक है, जो उनकी इच्छा अनुसार काम करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो हार जाते हैं तो विरोधी पक्ष का काम करते हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं और सरकार की आलोचना वगैरह करते हैं अगर वो कुछ गलत काम करती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और अगर लोगों की समस्या ज़्यादा है तो उनके लिए आंदोलन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह क्या करते हैं, सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाते हैं। जो साधारण लोग होते हैं वो किसी सरकारी ऑफिस में जाने से पहले नेता के पास जाते हैं, उनको वो ज़्यादा आसान लगता है, ओके। या आई होप ये क्लियर हो गया। वो दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न हो जाना चाहिए आपको वीडियो देखने के साथ साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो राजनीतिक दल की ज़रूरत, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है, मतलब अकेले अकेले क्यों नहीं लड़ लेते, हर बंदा अपने एरिया से खड़ा हो बिना किसी राजनीतिक दल के, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आप पार्टी नहीं, कोई तृणमूल कांग्रेस नहीं, अकेले अकेले क्यों नहीं लड़ लेते। देखो अकेले अकेले लड़ने में कुछ प्रॉब्लम है। मान लो कि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब क्या होगा, तब ये होगा कि इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। मान लो मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं अपने एरिया से क्या कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं लड़ा इलेक्शन और मैं अकेले लड़ रहा हूँ और सारे के जितने भी एरिया ना भारत में सब में लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो क्या मैं उनको बोल पाऊँगा जी देश में गरीबी ख़त्म करूँगा, ठीक है, क्या मैं बोल पाऊँगा कि आपके पूरे इंडिया के अंदर स्कूल अच्छे करूँगा, ठीक है, क्या मैं ये बोल पाऊँगा कि पूरे एरिया का, पूरे इंडिया का वेलफेयर करूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोल पाऊँगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे बस में ही नहीं है। अगर मैं जीत भी गया अपने इस इलाके से तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी कोई नीति लेकर, मैं जीत गया और अपनी कोई नीति लेकर गया वहाँ पर, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठा, तो सब लोग अलग अलग होंगे, कोई दल नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा मेरा, ठीक है, तो वो कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी मेरी डिमांड। तो इसलिए बड़े बड़े वादे हैं ना कोई भी नहीं कर पाएगा अगर राजनीतिक दल ना हो तो, क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं, देखो अभी मान लो बीजेपी पार्टी जीती हुई है, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी क्या है कि कोई भी बीजेपी पार्टी का कोई मेंबर अगर बात बोलता है तो सारे के सारे बीजेपी पार्टी वाले उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तभी वो क्या होता है, कानून लागू हो पाता है, ओके। बट अगर मैं अकेले अकेले होते सारे तो क्या उनको किसी और का समर्थन होता, नहीं होता, तो वो बड़े कानून बन ही नहीं पाते, जो बड़े नीतिगत बदलाव है ना वो हो ही नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार बन तो जाएगी परंतु उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। इसका मतलब है कि देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको सरकार बनानी है ना तो आपको 272 सीटें चाहिए, ठीक है, 272 सीटें चाहिए। अगर 272 लोग जो जीते हुए हैं अगर वो साथ आ जाए ना तो अपनी सरकार तो बना लेंगे, बट वही बात है उन सबकी सोच अलग अलग होगी, तो वो क्या होगी, अच्छे कानून नहीं बना पाएगी, ठीक है, एक बढ़िया कानून नहीं बना पाएगी क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होगी। तो एक बढ़िया कानून और एक बड़ा कानून बनाने में हमेशा दिक्कत ही होगी उनको, ठीक है, बहुत बाद में बनेगा कानून या टाइम लगेगा या बनेगा ही नहीं, ऐसे कानून बनेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए ही कामों के लिए जवाबदेह होगा। मतलब निर्वाचित जो प्रतिनिधि है ना, सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए कामों के लिए जवाबदेह होगा। वो ये बोलेगा कि जी मेरे को पूरे देश का तो नहीं पता, बट मैं अपने एरिया का वेलफेयर करूँगा। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो मैं अपने एरिया से चुना गया तो मैं अपने एरिया का ही वेलफेयर करूँगा, मेरे को बाकी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब जो दल हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे अकेले लड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा। दूसरा कि अगर सरकार बन भी जाएगी तो वो संदिग्ध रहेगी, कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होगा ना, वो सिर्फ अपने एरिया का कल्याण करेगा, अपने एरिया में किए गए कामों के लिए ही जवाबदेह होगा। पूरे देश में जो काम हो रहा है या पूरे देश में जो भी हलचल हो रही है उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, अब कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई है कि राजनीतिक दल विभिन्न कार्य करती है, इसलिए वह दल आवश्यक है। तो आवश्यकता के बारे में तो आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के राजनीतिक दल ये सारे के सारे कार्य करती है जो मैंने आपको बताया, इलेक्शन वगैरह लड़ना, ये करना, तो ये काम कर रही है, इसलिए उसकी ज़रूरत तो है। बट इसके अलावा और भी कुछ काम ऐसी है जो पॉलिटिकल पार्टी करती है, या इसलिए भी इनकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, उसके अलावा कार्य के अलावा में क्यों ज़रूरत है कि राजनीतिक दल से प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। मतलब प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। एक तरह से आप यही लिख सकते हो कि राजनीतिक दलों से लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है, प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। देखो, अलग अलग एरिया से आए लोगों को है ना साथ में लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी देखो अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो अलग अलग टाइप के लोग, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग सोच वाले लोग साथ में आ रहे हैं, तो सरकार क्या होगी, जिम्मेदार सरकार बन पाएगी। ठीक है, और वो साथ आएंगे ना तो क्या होगा कि वो समर्थन कर पाएंगे किसी चीज़ का, वो नीतियाँ बदलने या बनाने या नीतियों का समर्थन करने या नीतियों का विरोध करने में साथ आ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। राजनीतिक दल का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए साथ की ज़रूरत होती है, जो उन्हें राजनीतिक दल प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आपको अपोजिशन करना है, अगर मान लो मैं बैठा हुआ हूँ पार्लियामेंट के अंदर, मैं जीत चुका हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बैठा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, सब लोग एक साइड हो गए और मैं विरोध कर रहा हूँ, तो कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा ना फ़ायदा। तो इसलिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है ताकि बड़े लेवल पे नीति का विरोध किया जा सके, समर्थन किया जा सके। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये आता है कि कितने राजनीतिक दल का मतलब है कि कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आप, ऐसे मैंने बताया ना राजनीतिक दल, तो कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश में। तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। मतलब लोकतंत्र में होता है कि कोई भी लोग का समूह जो है वो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है। ठीक है, भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि भारत में 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, मतलब लोकतंत्र देश में आप, अगर आपका समूह है तो आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन दिक्कत ये है कि हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती। ठीक है, चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। देखो, मैंने बोला कि हमारे इंडिया में 750 पार्टी है, क्या आप 70 का नाम भी बता सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे दल ऐसे हैं जो गंभीर चुनौती नहीं दे पाते। ठीक है, और वो सरकार बनाने की होड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और कुछ ही ऐसी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है, जीतती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि देश में 3 प्रकार की पार्टियां प्रणाली हो सकती है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश है तो उसमें कितनी पार्टियां प्रणाली हो सकती है। देखो, एक तो होता है एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि वह देश जिसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, वही सरकार चलाए, उसी को सरकार चलाने की अनुमति हो, तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था 9th क्लास, अगर आपने मेरे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि चीन में क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमेशा वही जीतती थी। ठीक है, मतलब और भी छोटी छोटी पार्टी थी बट उनका कोई रेलेवेंस नहीं था, सारी की सारी पावर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही थी, वही हमेशा जीतती थी। ठीक है,
और दूसरी पार्टी को इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एक्चुअल में मैं आपको बात बता दूं, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वही दूसरी पार्टी को बोलती थी कि आप लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते इलेक्शन, वो मंजूरी देती थी। तो आप तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि वहाँ पर आज़ादी थी, सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। और वही पार्टी क्या करती थी, उसी की पार्टी को सरकार चलाने की अनुमति होती थी, ठीक है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होता है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही दल सक्रिय होता है, वही सरकार चला सकता है, सरकार बना सकता है, उसी को सरकार चलाने और बनाने की अनुमति होती है, ठीक है जी। तो उसी को हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वही एक पार्टी है पूरे के पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। बट एक दलीय शासन व्यवस्था में दिक्कत यह है कि उसको हम एक अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, ठीक है। देखो, लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पर लोग अपने नेता को चुने या लोग अपनी सरकार को चुने। अब चुनने का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, बट एक दलीय शासन व्यवस्था में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप एक ही पार्टी, आप वोट देने जा भी रहे हो तो आप किसको दोगे? एक ही पार्टी खड़ी हुई है तो उसी को वोट दोगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक दलीय शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। आपको इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो जिस देश में एक पार्टी होती है उसको आप एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हो। ओके, अब हम बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब दो दलीय व्यवस्था क्या होती है? इसमें वैसे तो बहुत सारी पार्टी हो सकती है, कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, बट दो ही बहुत बड़ी बड़ी पार्टी होती है और जो सत्ता होती है वो इन दोनों में ही बदलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में है तो बहुत सारी पार्टी, वो कुछ सीटें जीत भी जाती है, परंतु जो दो बड़ी पार्टी है जिनमें जो सत्ता है वो बदलती रहती है, कभी एक पार्टी के पास आती है, कभी दूसरी पार्टी के पास आती है, ठीक है। तो वही है दो दलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ अमेरिका। अमेरिका में क्या है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। ये दो बड़ी बड़ी पार्टी है, कभी ये जीतती है कभी ये जीतती है। बाकी छोटे छोटे दल होते हैं, उनको एक दो सीटें मिलती है बट वो अपनी सरकार नहीं बना पाती। इन दोनों के बीच में ही हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। और यूके में भी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ऐसे ही है, इन दोनों के बीच में सत्ता रहती है। बाकी और भी पार्टी है बट वही है कि वो भी ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती, ठीक है, और अपनी सरकार नहीं बना पाती। तो अब इसकी डेफिनेशन में रीड कर देता हूँ। दो दलीय व्यवस्था, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है, वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वह भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, परंतु सिर्फ दो ही दल सरकार के प्रबल दावेदार होते हैं, ठीक है। मतलब दो ही दल जो हैं, पता होता है कि जी सरकार बनेगी अमेरिका में या तो डेमोक्रेटिक की बनेगी या रिपब्लिक पार्टी की बनेगी, ये पहले से पता होता है लोगों को, ठीक है, कंफर्म होता है, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो दो दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, जिसमें आमतौर पर दो बड़े दावेदार होते हैं सरकार बनाने के लिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था की। तो देखो, बहुदलीय शासन व्यवस्था बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। जब एक देश में बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे बराबर के दावेदार होते हैं, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं होता कि कौन सा जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा, तो इसी को हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब देखो, बहुदलीय शासन व्यवस्था में गठबंधन सरकार भी बन सकती है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडिया वैसे तो बहुदलीय शासन का एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनना कि मान लो कि कांग्रेस पार्टी है एक, ठीक है, उसको 250 सीटें मिली, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्या वो सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि इंडिया में अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको कम से कम 272 सीटें चाहिए, ठीक है। बेशक आपके कितने भी आए हो, ठीक है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा सीटें मिली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो जैसे मैंने अभी कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया, 250 सीटें मिली है, बट कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बेशक सबसे ज़्यादा हो, पर अगर उसे अपनी सरकार बनानी है तो 272 क्रॉस करना ही पड़ेगा, और उसे इसके लिए दूसरे दल को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो कभी कभार बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए कोई एक दल दूसरे दल के साथ गठबंधन करता ही करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो गठबंधन की डेफिनेशन भी यही लिखी है, जब दो या दो से ज़्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं गठबंधन सरकार के: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब आप मेरे को ये बताना कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मेन पार्टी कौन सी है, मतलब किस पार्टी ने ये गठबंधन बनाया था, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किस पार्टी ने बनाया था, ठीक है। ये भी एक गठबंधन है, ठीक है, ये किस पार्टी ने बनाया था आप मेरे को बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा आपके एग्जाम में। ओके जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ मैं बहुदलीय शासन व्यवस्था की। जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दल पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो उसे ही हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ओके, तो इसका एग्जाम्पल था इंडिया। अब
क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। मेरे कहने का मतलब एक दलीय, दो दलीय या बहुदलीय, कौन सा प्रणाली बेहतर है। ठीक है, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो एक देश तय कर सकता है। ठीक है, कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि जी एक दलीय अच्छा है, एक दलीय को अडॉप्ट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो दल प्रणाली है ना, ये जो हम राजनीतिक दल प्रणाली कहते हैं, ये किसी देश के हाथ में नहीं होती। ठीक है, दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं है। ठीक है, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। ठीक है, इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसके चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। तो एक राजनीतिक जो प्रणाली होती है ना, राजनीतिक दल की जो प्रणाली होती है, वो कोई भी देश डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो ये नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बदलती रहती है, उसको लंबे समय लगता है बदलने में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम कह सकते थे कि हमारे देश में एक दलीय प्रणाली थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो बहुत बड़ी थी, जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आने लगी और वो जीतने लगी, और आज हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुदलीय शासन प्रणाली है। ठीक है, कुछ तय नहीं होता। जैसे दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा कांग्रेस जीतेगी, किसी को लग रहा बीजेपी जीतेगी, तो किसी को लग रहा कि आप पार्टी जीतेगी। तो कन्फर्म नहीं होता बहुदलीय शासन प्रणाली में। ठीक है यार, ओके। सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि एक दलीय शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है। ठीक है, आपके कमेंट का वेट करूंगा, और अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो दोस्त फर्स्ट पार्ट दोबारा जाकर देख कर आना, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे से दिक्कत रह गई फर्स्ट पार्ट थोड़ा अच्छे से समझने में। ठीक है, तो वो जाकर दोबारा देख कर आना। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय दल के बारे में। सबसे पहले तो यार ये राष्ट्रीय दल होता क्या है? देखो, राष्ट्रीय दल का मतलब होता है नेशनल पार्टी। कोई भी पार्टी जो नेशनल लेवल पे हो उसे नेशनल पार्टी कहते हैं। अब ये तय कौन करेगा? मेरे कहने का मतलब है किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल कहेंगे। क्या बीजेपी राष्ट्रीय दल है? अगर है तो है कैसे? पहले मैं बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस, सीपीआई, ये सारे के सारे जो हैं अपने राष्ट्रीय दल हैं। तो ये दल राष्ट्रीय दल कैसे बने, और ये क्षेत्रीय दल क्या होता है? देखो, सबसे पहला जो आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है ना, वो यही आता है कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में डिफरेंस बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल, देखो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इन दलों का जो प्रभाव होता है वो पूरे देश में होता है। राष्ट्रीय दलों का प्रभाव पूरे देश में होता है, और जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइटेरिया, ये बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, कि किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अगर मान लो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, राष्ट्रीय दल बनना है, तो क्या क्राइटेरिया? देखो, सबसे पहले तो आई होप आपको पता हो कि दो टाइप के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्शन तो होते हैं जो हर राज्य में होते हैं, सीएम की पोस्ट के लिए, जैसे अभी बिहार में हो रहा है, कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ था, फिर महाराष्ट्र में हुआ था। हर स्टेट में ना सीएम के लिए जो इलेक्शन होते हैं, जिसमें एमएलए वगैरह को वोट देते हैं हम, तो वो होते हैं हमारे विधानसभा के इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं राज्य विधानसभा के इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे देखते हैं। तो जब आपकी स्टेट में सीएम के लिए इलेक्शन हो रहा हो ना, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा हो, मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहा हो, तो वो है आपके राज्य विधानसभा के इलेक्शन। ठीक है, और जब पूरे देश में इलेक्शन हो रहा हो ना पीएम की पोस्ट के लिए, मतलब आप लोकसभा के मेंबर को चुनते हो, फिर वो पीएम को चुनते हैं, तो जब पीएम की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा हो तो उसे हम लोकसभा के इलेक्शन कहते हैं। सिंपल रखते हैं, अगर राज्य के लिए इलेक्शन हो रहा है, राज्य के सीएम की पोस्ट के लिए हो रहा है, तो उसे राज्य विधानसभा के इलेक्शन कहेंगे, चुनाव कहेंगे। और अगर जो इलेक्शन होते हैं वो पीएम की पोस्ट के लिए हो रहा है, तो उसको लोकसभा के चुनाव कहेंगे हम। ठीक है, अब देखो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 6% वोट मिल गए, मतलब पूरे इंडिया में मान लो 100 लोग हैं और उसे 7 वोट मिल गए, 6% से ज़्यादा वोट हो गए ना, तो 6% या 6% से अगर ज़्यादा वोट मिल गए तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? बड़ा सिंपल था ये। चलो, अगर मान लो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई, तो मान लो पूरे इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें वो 6% वोट नहीं ला पाई, फिर तो उसके पास एक दूसरा क्राइटेरिया भी है। वो ये है कि वो 4 अलग अलग स्टेट में, ठीक है, 4 अलग अलग स्टेट के जो विधानसभा है उसमें 6% वोट लिया है। मतलब दिल्ली में, एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और यूपी में 6% जो राज्य के इलेक्शन होते हैं ना सीएम के पोस्ट के लिए, उसमें 6% वोट लिया है, और साथ में लोकसभा में 6 सीटें लिया है, सॉरी 4 सीटें लिया है।
ठीक है, टोटल 4 सीटें ले आए और 4 राज्यों में 4-4 6-6% वोट ले आए, तो हम उसको एक राष्ट्रीय दल कहेंगे। दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ तो वो 6% ले आए लोकसभा में टोटल वोट के 6% ले आए, तब वो एक राष्ट्रीय दल बन जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि 4 राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में 6-6% वोट ले आए और लोकसभा में अगर 4 सीटें जीत गई वो, तो वो एक राष्ट्रीय दल कहलाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल था। ये तो हो गया अपने राष्ट्रीय दल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भी बहुत सारी पार्टी हैं, टोटल मिला के 7 पार्टी, उनके बारे में हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। आते हैं उससे एक मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और कुछ क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल के बारे में भी अब देख लेते हैं कि क्षेत्रीय दल कौन सी पार्टी है जिसको हम क्षेत्रीय दल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तो नॉर्मल पार्टी होती है, मैं भी मान लो अभी एक इलेक्शन में खड़ा हूँ जो अपनी पार्टी बना लूँ, तो वो क्या क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी? नहीं, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं कहलाएगी। क्षेत्रीय पार्टी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूँ फर्स्ट पॉइंट के इनका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि राज्य विधानसभा के चुनाव में, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में टोटल वोटों का 6% ले आए। ठीक है, अगर टोटल वोटों का 6% ले आती है और साथ ही में 2 सीटें ले आए राज्य में, मतलब 2 MLA की सीटें ले आए, तो वो पार्टी एक राज्य पार्टी कहलाएगी। तो वो पार्टी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राज्य के राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो दिल्ली में जो अपनी आप पार्टी है वो एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे, पहली बात तो है कि पूरे दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 6% से ज़्यादा वोट लेकर आई थी, और दूसरी बात 2 से ज़्यादा MLA हैं उनके विधानसभा में, राज्य विधानसभा में। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अकाली दल, ये अपना पंजाब में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आपको पता ही है, झारखंड में नाम से पता चल रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 राष्ट्रीय दल के स्तर की मान्यता प्राप्त थी, मतलब 7 ऐसे दल थे, 7 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन सी वो पार्टी थी। ठीक है, और हमारे है ना, आपको पता ही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसको चुनाव आयोग से क्या करवाना पड़ता है? पंजीकरण, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं वोट में और ऐसा नहीं होता। मेरे को पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग एक ही बात होता है, वो जो निर्वाचन आयोग होता है वो बड़ी जो बड़े स्थापित दल होते हैं ना, उनको कुछ विशेष सुविधा देता है। ठीक है, और जो निर्वाचन आयोग है, जिन बड़ी पार्टी को विशेष सुविधाएं देता है ना, उन पार्टी को मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो हमारी आप पार्टी है, वो थोड़ी सी बड़ी पार्टी है दिल्ली के अंदर देखा जाए तो वो क्या है? एक मान्यता प्राप्त राज्य दल है। ठीक है, या क्षेत्रीय दल है। जो अगर अपनी देखें कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो वो भी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो जो अलग अलग जो भी बड़ी पार्टी होती है, इन्हें अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। आपको पता ही है कि अगर कोई बंदा बीजेपी से है तो वो कमल का यूज़ कर सकता है और कोई कमल का यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई कांग्रेस से है तो वो ही हाथ के सिंबल का यूज़ कर सकता है और कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, अब हम करते हैं राष्ट्रीय दल के बारे में बात कि कौन कौन सी पार्टियां राष्ट्रीय दल है। पहली बात तो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जो बच्चे वेस्ट बंगाल से देख रहे होंगे उनके लिए नाम बहुत ही ज़्यादा आम होगा, उन्होंने सुना होगा अपने राज्य में, क्योंकि ये ममता बनर्जी की पार्टी है। ठीक है, और ममता बनर्जी का ही एक तरह से वो CM है और उनका ही दबदबा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एज अ पोस्ट। ठीक है, अब ये जो पार्टी थी ये कब बनी थी? 1 जनवरी 1998 को ये पार्टी बनी थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, यानी उनके लीडरशिप में बनी थी। ठीक है, 2016 में ये राष्ट्रीय दल बनी। उससे पहले है ना, ये लोकसभा में 6% वोट या 4 सीटें वगैरह ये नहीं ले पाई थी, बट 2016 के अंदर जो इलेक्शन वगैरह हुए उनमें इनको 6% वोट मिले और तब जाके ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, राष्ट्रीय दल बनी है। ठीक है, ओके, इनका जो सिंबल है ना, आपको दिख रहा होगा यहीं कहीं, पुष्प और तृण। ठीक है, फूल पत्तियाँ वगैरह हैं इनके,
पार्टी के वो जो साइन होता है, सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस का होता है हाथ, वैसे ही इनका है, ठीक है। और ये धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। इनका मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है उनका ये कहना है कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही में संघवाद होना चाहिए। संघवाद का मतलब है कि जो हर लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना, सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, तो पावर है ना सब में बटी होनी चाहिए, इनका ये मानना है, ठीक है। 2011 से ये पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता में है, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, अलग अलग राज्यों में भी इसकी उपस्थिति है, ठीक है। और साथ ही में 2019 के अंदर ये जो आम चुनाव हुए थे, आपको पता है जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें इन पार्टी को यानी हमारी तृणमूल कांग्रेस को 4.07% वोट मिले थे, ठीक है। और साथ ही में 2 सीटें मिली थी, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 सीटें मिली थी इनको लोकसभा के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये चौथी बड़ी पार्टी है इंडिया के अंदर, ठीक है। बताऊंगा मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है, बट याद रखना फर्स्ट नंबर पे इस टाइम तो बीजेपी है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है, थर्ड नंबर पे डीएमके भी है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और फोर्थ नंबर पे अपनी ये वाली पार्टी है। कौन सी पार्टी? अपनी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इनका जो सिंबल होता है वो हाथी होता है, मायावती जी की पार्टी है ये जो पार्टी थी वो स्वर्गीय काशीराम जी ने बनाई थी, ठीक है, मतलब अब उनका देहांत हो चुका है, उन्होंने पार्टी बनाई थी 1984 के अंदर। ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, दलित, आदिवासी और जो पिछड़ी जातियाँ होती है, जिनको थोड़ा दबाया जाता है, समझ रहे हो, जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, उनके लिए सत्ता पाने का प्रयास करती है, ठीक है, मतलब उनके बारे में सोचती है, उनको आगे लाने के बारे में सोचती है ये पार्टी। और साथ ही में ये जो पार्टी है वो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलती है, यानी जो उनके विचार थे उन्हीं के विचारों पे, उन्हीं के प्रेरणा पर चलती है ये पार्टी, ठीक है, जो वो कहकर गए थे उन्हीं चीज़ों पर चलती है पार्टी। दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार यूपी में, आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया, दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करती है। और इसका जो मुख्य बेस है ना, ये पार्टी जो है वो यूपी में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम तक इसने ना अपनी यूपी के अंदर भी गवर्नमेंट वगैरह बनाई थी, अभी बताऊँगा मैं, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इस पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा है। ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग अवसरों पर समर्थन करके इसने यूपी के अंदर 4 बार सरकार बनाई, ठीक है, 4 बार इसने सरकार बनाई है। कौन सी? बीएसपी पार्टी ने। और 2019 के इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा में इसको टोटल 3.63% वोट मिले हैं और 10 सीटें आई है। 10% नहीं, इसको 10 सीटें कर लेना, मैं इसको रॉन्ग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा नोट्स वगैरह का, तो उसमें मैं ये हटा दूंगा। जीपी लिंक में नोट्स दे रखा होगा, या अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो 10 सीटें मिली है इसको, कहाँ पर? अपने लोकसभा के चुनाव में। ये याद करने हैं, छोटी छोटी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही याद करो, 5 पॉइंट याद कर लो आप, ठीक है। और कब बनी थी ये चीज़ तो आपको याद रखनी है हर पार्टी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में, ठीक है। अब बीजेपी के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता है, मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी पार्टी है ना, वो भारतीय जनसंघ, जो कि अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी 1951 में, उसको पुनर्जीवित करके ये पार्टी बनाई गई है। मतलब 1951 में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी। उसी को 1980 के टाइम में दोबारा से जगाया गया था या बनाया गया था इस पार्टी को। किसको? भारतीय जनता पार्टी को, जो अभी बीजेपी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवता और अंत्योदय की प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लक्ष्य हैं। मतलब इस पार्टी के अगर लक्ष्य की बात करें ना, तो ये क्या कहती है कि अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, ठीक है, उनके साथ ही हमें आधुनिक भारत का निर्माण करना है, ठीक है। अपनी संस्कृति को याद रखना है, तभी जाकर अपनी संस्कृति के बेस पर ही हम आगे आ पाएंगे, ठीक है। अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं है, ये कहना है बीजेपी पार्टी का, ठीक है। और साथ ही में जो ये पार्टी है, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्व है। इसका मतलब है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब आप समझते हो ना कि अपनी संस्कृति से प्यार, ठीक है, अपने संस्कृति के प्रति जो आप कह सकते हो, जो संस्कृति के प्रति जो प्यार होता है
उस पे ज़्यादा ये करते हैं, जैसे झंडे को लेकर प्यार हो गया, आपके नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को लेकर प्यार हो गया। सो ये इस संस्कृति पे बेस चलती है, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे पार्टी चलती है। साथ में इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा जो विशेष दर्जा दिया गया था ना, मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है पिछले साल जो है 5 अक्टूबर 2019 को जो आपका ये अलग से एक जो जम्मू कश्मीर था उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता था, तो 5 अक्टूबर को वो ख़त्म कर दिया गया। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वही जम्मू कश्मीर का संविधान है, ठीक है। तो ये चीज़ कर दी गई और साथ ही में यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। इनका कहना है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी धर्म में ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि सब धर्मों के लिए समान कानून होने चाहिए, ठीक है। पता ही है आपको, सब धर्मों के लिए समान कानून होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत पुराने टाइम की बात करें तो सती प्रथा होता था। सती प्रथा आई होप आपने सुना हो कि औरतों को जलाया जाता था जब अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे। हिंदू में होता था मतलब, तो इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और अगर मुस्लिम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अब क्या है, वो एक मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, वो देखता है। तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब के लिए कानून सेम होना चाहिए। अगर कोई अपनी वाइफ के साथ बुरा व्यवहार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसको सेम सज़ा देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी हिंदू पंडित के पास जाए या मुस्लिम मौलवी के पास जाए और फिर जाकर वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम कानून होने चाहिए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और साथ में शुरुआत में ये जो पार्टी थी ये उत्तर और पश्चिमी इलाके तक ही फैली हुई थी, बट अब जो है ये पार्टी जो अब बढ़ चुकी है, अलग अलग राज्यों में भी इसकी पहुंच आ चुकी है, ठीक है। और इसने 1998 में एक राष्ट्रीय गणतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन बनाया था। अब ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन आपको पता है ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में मिल जाती है तो उसको गठबंधन कहते हैं, ठीक है। तो 1998 में एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया था इन्होंने, ठीक है, जिसमें जो प्रमुख पार्टी थी वो कौन सी थी? बीजेपी पार्टी थी, ओके। 2019 के इलेक्शन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इंडिया की इस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी है ये, और 303 से ज़्यादा सीटें, मतलब 303 सीटें जीती थी इसने, बहुत ज़्यादा एक बड़े दल के रूप में उभरी थी ये, ओके। और अभी भी ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही है। इसको मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, आपने एनडीए सुना होगा बार बार कि एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो तो एक्चुअल में जो एनडीए है वो अलायंस है, बहुत सारी पार्टियाँ बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो उसी को एनडीए बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, सीपीआई। ये जो पार्टी थी वो 1925 में बनी थी ये पार्टी, और ये जो पार्टी है वो मार्क्सिस्टवाद और लेनिनवाद पे चलती है। ये वर्ड आपने शायद सुना होगा 9th क्लास में, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, जो मार्क्सिस्टवाद है और जो लेनिनवाद है, इनका ये कहना है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वही सारी की सारी चीज़ें ओन करे और लोगों में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल बटी होनी चाहिए। ये कहना है इनका, मार्क्सिस्टवाद और लेनिनवाद की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कम्युनिस्ट लोगों का, ओके। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। इनका कहना है कि सब धर्मों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, और साथ ही में लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से जो अलगाववाद होता है और जो सांप्रदायिक जो हिंसाएं होती है ना, उनके पूरी तरीके से विरोधी हैं। अलगाववाद आप समझते हो ना, अगर कोई बंदा देश को तोड़ने की बात करता है तो ये बिल्कुल ही उसको टॉलरेट नहीं करते, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। और साथ में सांप्रदायिक का मतलब है जो धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, ये इसके भी विरुद्ध है, ओके जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और साथ ही में यह पार्टी लोकतंत्र के रास्ते मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हित को आगे लाने का प्रयत्न करती है। मतलब ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो गरीब मजदूर है, किसान है, उनके हितों की बात करती है, उनके हितों को आगे लाने का ट्राई करती है, ओके। मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1964 में एक बार टूटी थी, ठीक है। 1925 में बनी है पार्टी और 1964 में इस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। एक तो रह गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी एक राष्ट्रीय दल है, यानी ये जो CPIM है ना, वो भी एक राष्ट्रीय दल है। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, ओके। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये पार्टी टूटी ना तो CPI का जो आधार था वो सिकुड़ गया,
पहले बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते थे, अब थोड़े कम लोगों ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी अभी इसकी ठीक ठाक स्थिति है, बट इसका जो समर्थन है वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एकदम से इसका समर्थन कम क्यों हो गया? इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्या ना, माना जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, वो जो नक्सलवादी जो लोग होते हैं ना, जो अलगाववाद और नक्सलवादी, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा माना जाता है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 1% वोट मिले। 1% वोट आपको लग रहा होगा बहुत कम है, बट पूरे इंडिया के हिसाब से देखो 1% वोट बहुत होता है। और लोकसभा में 2 सीटें हासिल की है इसने, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये भी, ठीक है। और इनका एक और चीज़ मानना है कि मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने के पक्षकर। इसका मतलब है जितने भी वामपंथी दल है ना, वो सारे के सारे साथ में आ जाने चाहिए, इनका ये कहना है। अब ये वामपंथी होते कौन है? देखो, वामपंथी लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए और सबको इक्वल जो है इनकम मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट ही सबकी सारी चीज़ें बांटे, ठीक है। सब लोगों को इक्वल इनकम मिले। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप आज देखते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। जो अमीर लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। बट जो वामपंथी होते हैं वो ये कहते हैं कि जी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो गवर्नमेंट ही दे, और जो अपनी जो मेडिकल सुविधा है ना वो सारी की सारी फ्री हो, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हो वो फ्री हो, अमीर और गरीब दोनों के लिए, ठीक है। तो ये कहते हैं वामपंथी, ओके। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। वो ये बोलते हैं, जैसे कि मान लो वामपंथी की प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। मान लो कोई एक बंदा है जो बहुत अच्छा काम करना चाहता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छा काम करोगे, किस लिए करते हो आप अच्छा काम? अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो जब गवर्नमेंट सबको इक्वल पैसे बांट रही है तो आपकी मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है। तब आपको लगता है जी मैं अगर काम भी चाहे कितना भी कर लूँ, इनकम मेरे को उतनी मिलनी है, सबको बराबर बराबर मिलनी है, तो फिर एक उसको डीमोटिवेशन भी आती है। तो ये एक वामपंथी होने का एक बहुत ड्रॉबैक है। वामपंथियों को लोग इसीलिए ही क्या करते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं करते। आप देख रहे हो इसका सपोर्ट है ना बहुत टाइम से गिर चुका है, इसी वजह से कि कुछ लोग वामपंथी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इससे क्या है कि अच्छे फ्यूचर की गारंटी नहीं रहती, ओके। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप सपोर्टर हो ना इसके, तो आई एम रियली सॉरी, मैं बस यार समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करते हैं। 1964 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। मार्क्सिस्टवाद और लेनिनवाद की आस्था पर ये चलती है। देखो सेम ही है, इनकी आस्था सेम ही है, अलग अलग हो गई पार्टी तो क्या हो गया। ये भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र वगैरह का समर्थन करती है, सांप्रदायिक और अलगाववाद के ये विरुद्ध है। और साथ में ये जो पार्टी है ये सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य साधने के लिए लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। इसका कहना है कि अगर हमें लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाना है, मतलब सबको इक्वल प्रॉपर्टी दिलवानी है, तो लोकतंत्र एक बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में इसका मजबूत आधार है, मतलब आज भी ये पार्टी है बहुत अच्छी स्थिति में है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और साथ ही में अपने वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि गरीब जो कारखाने मजदूर होते हैं, खेती हर मजदूर होते हैं, और साथ ही में जो अपने बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सोसाइटी और सोशल साइंस के बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं ना, तो वो लोग जो है इनको अच्छा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उन पर इनकी अच्छी पकड़ है। किसकी अच्छी पकड़ है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की, ठीक है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीति की आलोचक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। आपको याद होगा 1991 आपने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का एक चैप्टर पढ़ा होगा, याद है ना आपको, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसमें ये बोला गया था कि ना एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG आया था, एक उदारीकरण और साथ ही में अपना निजीकरण और वैश्वीकरण आया था, ठीक है। उसमें क्या बोला गया था? ट्रेड करने के लिए। बट ये बोलते हैं हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट बोलते हैं ट्रेड नहीं होना चाहिए दूसरी कंट्री से, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हो ना तो वहाँ की चीज़ें मंगवाते हो, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लोग चीज़ें बना रहे हैं ना उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारी ये पार्टी है वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। नई आर्थिक नीतियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। NEP, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जो 1991 में आई थी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। 2019 में बता दूं इस पार्टी को ऑलमोस्ट 1.75% वोट मिले थे और 3 सीटें हासिल हुई थी इसको,
ठीक है, अब बात करते हैं हमारी एक ऐसी पार्टी के बारे में जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ओके, बहुत टाइम तक इसने हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, बनाई थी, सॉरी। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, आपको पता ही है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का पुराने दलों में से एक है, सबसे ज़्यादा पुराना तो नहीं बट पुराने दलों में से एक है ये दल, ठीक है। 1885 में ये जो दल था ये बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना था। अच्छा, आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, इसको है ना बनाने वाला कोई इंडियन नहीं था, ठीक है। उस टाइम तो आपको पता है 1885 में हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे, तो ब्रिटिशर नहीं बनाई थी ये पार्टी। आप मेरे को नाम बताना उस ब्रिटिशर का, ठीक है। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप गूगल वगैरह पे सर्च करना और फिर आप मेरे को बताना, ठीक है। होमवर्क कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। ओके, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। मतलब मैं आपको बता दूं, आज़ादी के बाद जब पहली बार इलेक्शन हुआ था ना, 1952 में हमारा फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, तो तब से लेकर ऑलमोस्ट 30-40 सालों तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसकी ज़्यादातर राज्यों में और साथ ही में जो आपका केंद्र सरकार है, दोनों में ही इसकी सरकार रही, ठीक है। इसने राज किया एक तरह से, आप कह सकते हो। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। यानी जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो हमारे कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो वो क्या करते थे, एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बनाने का प्रयास किया उन्होंने। ओके, और मैं साथ में आपको एक और बात बता दूं, 1971 तक तो लगातार ये जीती है, ठीक है। केंद्र के अंदर इसी की सरकार बनी, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक 9 साल तक नहीं रही, उसके फिर 1980 टू 89 सरकार रही इसकी, ठीक है। देश में इसने शासन किया। उसके बाद 89 में इसका जन समर्थन है ना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि दूसरी और पार्टी भी आने लग गई थी, ठीक है। और भी बहुत सारी पार्टी आने लग गई थी, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे लोग कांग्रेस पार्टी का, इसलिए जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। इसलिए इसका जन समर्थन थोड़ा कम हो गया। ओके, तो 1989 में इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी भी हैं पूरे देश और समाज के सभी वर्गों पर अपना आधार बनाए हुए हैं। आज भी आप देखोगे अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वह अपने वैचारिक रुझान में मध्यवर्गीय, ना वामपंथी ना दक्षिणपंथी। वामपंथी का मतलब तो आपको समझ आ चुका है ना, जो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल जल्दी से चेंज लाओ, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में कर दो, सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट और सबको इक्वल इनकम मिले। जबकि दक्षिणपंथी थोड़ा अलग सोचते हैं, उनका कहना है चेंज धीरे धीरे आना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होनी चाहिए। तो बट अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें ना, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मध्य मार्गी है, मतलब थोड़ी वामपंथी भी है, थोड़ा दक्षिणपंथी भी है। ऐसा हम नहीं कह सकते वो पूरी तरीके से वामपंथी को सपोर्ट करता है, पूरी तरीके से दक्षिणपंथी को सपोर्ट करता है, ठीक है। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है, ठीक है। एक टाइम था, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हो हमारे भारत में राष्ट्रवाद का, तो आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी को है ना स्टार्टिंग में जो थे वो सनातनी, जो हाई क्लास हिंदू होते थे वही सपोर्ट किया करते थे। बट बाद में है ना कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि हमें गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उन्होंने गरीबों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय और कमज़ोर वर्ग उनके लिए काम करना अपना एक मुख्य एजेंडा बनाया। ओके, और ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारी, जो नई आर्थिक नीति आई थी ना 1991 में जो आई थी, आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो थी वो तो बिल्कुल अपोज करती थी ये जो अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी। बट अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये पूरी तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति को सपोर्ट करती थी। बट इनका कहना था कि इन नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, बट जो हमारे लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनको उन पे बुरा असर ना पड़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2004 से लेकर 2014 तक की बात करूं, मतलब बाकी सालों की तो बात बता चुका हूं मैं आपको, 89 तक ये पावर में रही थी। पहले 1952 टू 71, फिर 80 टू 89, उसके बाद 89 के बाद इसकी पावर नहीं आई इतनी ज़्यादा। उसके बाद सीधा जो पावर थी वो 2004 से लेकर 2014 में आई, और उस टाइम भी ये कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं जीत पाई।
कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को नाम दिया गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। आपको याद है ना, बीजेपी ने भी गठबंधन बनाया था 1998 में, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो बीजेपी का गठबंधन था उसका नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसका जो गठबंधन था, देखो मेरी आदत है मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी हमारी, तो ये मत समझ लेना मैं सपोर्ट करता हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी बस लैंग्वेज ही ऐसी, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 2004 से लेकर 2014 तक ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पे सरकार बनाई थी, किसने, कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं 2014 और 2016 में लोकसभा में ये हारी है, मतलब नहीं जीत पाई ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी। और 2019 के लोकसभा के जो चुनाव हुए थे ना, इसमें इसको 52 सीटें मिली थी, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है ये अभी इस टाइम इंडिया की। फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे डीएमके है, बट डीएमके अभी राष्ट्रीय दल की उसे मतलब उपाधि नहीं मिली है। ओके, अब हम लास्ट, यानी देखो हमने 6 अपने राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ लिया है, एक 7वां भी राष्ट्रीय दल है, ठीक है, जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। देखो नाम से बड़ा याद रखना है आपको, है ना। अगर कांग्रेस पार्टी पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो ये याद रखना है, बट अगर आपसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पूछा जाता है तो वो अलग है। जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो एक्चुअल में कांग्रेस से ही निकली है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस के बार बार टुकड़े हुए हैं, तो ये जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस से ही निकली है। कब, 1999 के अंदर। और ये जो हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इनके जो लीडर है वो है शरद पवार, आपने शायद नाम सुना हो। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद पर ये चलते हैं, उनकी आस्था में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी, वो लोकतंत्र, गांधीवादी के हिंसा वगैरह ना करना, धर्मनिरपेक्षता, आपको पता है सब धर्मों को समान व्यवहार करना, उनके साथ समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समाज में न्याय मिले, और जो पावर है वो बटी होनी चाहिए। इन आस्था पे जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो चलती है। शरद पवार मैं आपको बता ही चुका हूँ इनके लीडर है। और पता है इसका मेन रीज़न क्यों था कि नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई? उसका मेन रीज़न ये था कि आपको शायद ना पता हो कि जो हमारी सोनिया गांधी जी थे ना, है मतलब वो इंडिया से नहीं है, वो किसी और कंट्री से है। तो हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो थी, जो उस टाइम कांग्रेस के अंदर थी, उनका कहना था कि ये पार्टी ये बोलती है कि सरकार के जो भी प्रमुख पद है ना, उन पर सिर्फ और सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही आरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। ये पार्टी कहती है कि भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े सरकारी पद है ना, उस पर कोई ऐसा ही बंदा बैठे जो इंडिया में ही पैदा हुआ हो। क्योंकि हमारी सोनिया गांधी को पद सौंप दिया गया था कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, तो इसीलिए इनको ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने अपना दल अलग कर दिया, पार्टी अलग कर ली, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारी सोनिया गांधी जी है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। मतलब अलग अलग राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर तो है ही है, आपको पता ही है, एनसीपी की गवर्नमेंट, ठीक है, एनसीपी यही है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट तो है ही। और साथ ही में जो अलग अलग राज्य जैसे मेघालय, मणिपुर, असम में भी ये थोड़ी ताकतवर पार्टी मानी जाती है। ओके। और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी, आपको पता है इस टाइम जो है वो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है। और 2004 की बात करूं तो ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, याद है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कि कांग्रेस का गठबंधन था। 2004 में याद है ना, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसको सपोर्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। अलग हो गई थी पार्टी, फिर भी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही थी क्योंकि आइडियोलॉजी तो सेम थी, वो बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को, इसलिए वो अलग हो गए, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैंने देखा है वीडियो देखते हैं बच्चे, उनको अच्छी लगती है, कमेंट भी करते हैं और साथ में नोट्स वगैरह भी मांगते हैं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो और आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, इससे मेरे को सपोर्ट मिलता है, मेरे को लगता है हाँ यार मेरे को आगे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करना है, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप इसको सपोर्ट कर सकते हो, और कुछ सपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं आपको। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक दे रखा होगा, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने वाला हूँ कि
मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी और आप कैसे कर सकते हो। स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1000 सब्सक्राइबर, बट एक्चुअली आप खोल के देखोगे ना, जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा उस पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जब से मैंने अभी तक कुछ वीडियो अपलोड भी नहीं करी। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उस पर सबसे पहले, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और साथ ही में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे चाहो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से 30,000 क्रॉस हुए हमारे, मेरे को लगा नहीं था कभी होंगे, बट थैंक यू सो मच 30,000 करवाने के लिए। मैं आशा करता हूँ हम ऐसे ही बहुत आगे बढ़ें, आपके भी अच्छे मार्क्स आएँ और चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रो करे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय दलों के बारे में कि भारत के अंदर 7 राष्ट्रीय दल है। आई होप उनके नाम आपको पता हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2014, 16 और 12 में, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है बीएसपी, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आते, बट आ रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना चुका हूँ, हिंदी में भी बना दूंगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर इंग्लिश मीडियम में आया तो हिंदी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर करना है, आपको राष्ट्रीय दलों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में जितने भी 7 राष्ट्रीय दल हैं, उनके अलावा जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं ना, तो निर्वाचन आयोग उन पार्टियों को राज्य दल की मान्यता देता है और इनको क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। पिछले 30 सालों में ना इन क्षेत्रीय दल, या जिनको हम राज्य दल बोल सकते हैं, इनकी संख्या भी बढ़ी और इनकी ताकत में भी वृद्धि हुई है। और इसी के साथ जो हमारा संसद है वो विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुआ है। विविधताओं का मतलब क्या होता है? देखो, एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस का डोमिनेंस होता था, ज़्यादातर जो लोकसभा में मेंबर थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। बट धीरे 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 क्या हुआ है कि क्षेत्रीय दल में जो संख्या है, उनकी क्षेत्रीय दल की संख्या भी इंक्रीज़ हुई है, उनको भी जीत मिली है और वो जाकर संसद में बैठे हैं। तो अब हमें अलग अलग पार्टी, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग राज्य से आए हुए लोग हमें लोकसभा में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, जो कि अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इससे क्या हुआ है कि हमारा संघवाद और लोकतंत्र दोनों मजबूत हुए हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्या कहना चाहता है, लोकतंत्र और संघवाद कैसे मजबूत हुआ है। एक टाइम था जब हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती थी। हम फर्स्ट इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन में उस टाइम में ना 489 सीटें होती थी। ठीक है, आपको पता है ना ये बात, 489 सीटें हुआ करती थी। आज तो 543 है +2 एंग्लो इंडियंस, बट उस टाइम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 489 सीटें हुआ करती थी। तो फर्स्ट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें पता है किसको मिली थी? कांग्रेस को। कितनी? 364। इसका मतलब समझते हो? 75% से भी ज़्यादा। ठीक है, तो और सेकंड नंबर पे जो आई थी उसको सिर्फ 16 सीटें मिली थी। तो आप देख सकते हो कांग्रेस का डोमिनेंस कितना ज़्यादा था। हर राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रहती थी। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार अपनी मनमानी चलाती थी, जो भी उसे करना होता था वो करती थी। उसी के जो अगले इलेक्शन, यानी जब दोबारा इलेक्शन हुआ था ना, सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ था भारत के अंदर, तो हर राज्य में सिवाय केरल को छोड़कर कांग्रेस की सरकार केरल के अंदर नहीं थी, बाकी हर राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर थी। तो कांग्रेस सरकार ने पता है क्या किया? जो केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की सरकार थी उसको हटा दिया और दोबारा इलेक्शन करवाए। ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा इलेक्शन करवाए। तो आप देख सकते हो कि जब एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है, ठीक है, एक पार्टी का वर्चस्व रहता है, तो क्या होता है कि हमारी लोकतंत्र को भी क्षति होती है और संघवाद भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। ठीक है, बट जैसे जैसे क्षेत्रीय दल की संख्या बढ़ती गई ना, वैसे वैसे लोकतंत्र भी मजबूत हो गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पार्टी को अगर आज इलेक्शन जीतना है ना, अपनी सरकार बनानी है केंद्र में, तो उसको 273 से ज़्यादा सीटें चाहिए, मिनिमम 273 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं बीजेपी को 250 सीटें मिली है। ठीक है, तो उसको अपनी सरकार बनाने के लिए 23 सीटें और चाहिए ना भी। तो मान लो उसको सपोर्ट किया है आप पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, ठीक है, हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप सरकार बनाओ केंद्र में। उसने सपोर्ट लेकर किसका? हमारी आप पार्टी का सपोर्ट लेकर सरकार बना ली बीजेपी ने। और दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? आप पार्टी की सरकार है। तो क्या कभी भी बीजेपी सरकार जो कि केंद्र में है, क्या कभी भी आप पार्टी की सरकार को छेड़ेगी? बिल्कुल नहीं छेड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने छेड़ा, राज्य में छेड़ने की कोशिश करी, तो जो हमारी आप पार्टी है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे फिर।
लोकसभा के। तो इसीलिए ही इससे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत बना है और अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार पे अड़ंगी नहीं लगा सकती। ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2014 से पहले की बात बताऊं तो क्या था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती थी, किसी भी पार्टी को 273 सीटें नहीं मिल पाती थी, कोई 150 पे सिमट जाता था, कोई 200 पे सिमट जाता था। ठीक है। तो उसी टाइम से क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी। आपको मैं बता दूं 2004 मतलब 1990s के टाइम से है ना गठबंधन सरकार बनना स्टार्ट हुई थी। अब तो पूर्ण बहुमत है बीजेपी को, बट उससे पहले क्या था कि जो भी दल होते थे वो गठबंधन सरकार बनाते थे, मतलब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती थी। तो मान लो कांग्रेस के पास 150 थी तो 50 इस पार्टी से मिला लिया, 50 इस पार्टी को, 50 इस पार्टी को, फिर मिला के अपनी सरकार बनाते थे। ठीक है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और क्षेत्रीय दल के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बीजू जनता पार्टी, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और डीएमके आदि। ओके। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में 101% अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो यही बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल के लिए चुनौतियां, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राजनीतिक दल फेस कर रहा है। ठीक है। पहला पॉइंट है कि पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सारी की सारी जो ताकत होती है ना वो कुछ एक नेता के हाथ में ही सिमट जाती है। ठीक है। पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनकी सूची भी नहीं होती, जैसे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है तो रजिस्टर भी मेंटेन नहीं होता। जो एक बड़ा लीडर कहता है जी ये आज से हमारी पार्टी का मेंबर वो बन जाता है, जो बोल देता है ये हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है तो हट जाता है। तो मतलब कुछ ही पार्टी के बड़े लीडर का ही नाम चलता है। ठीक है। और साथ ही में आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। ठीक है। और जो कार्यकर्ता होते हैं ना, छोटे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको जो सूचनाएं होती है वो भी नहीं मिलती, वो बिल्कुल अनजान होते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं वो उनको प्रभावित नहीं कर पाते और ना ही कोई माध्यम होता है जिनसे वो इसको प्रभावित कर सके। ठीक है। इसका मतलब है जो छोटे कार्यकर्ता है ना उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है, छोटे कार्यकर्ता कभी भी बड़े लेवल पे जा ही नहीं पाता। ओके। क्योंकि डोमिनेंस होता है। अब क्या होते हैं, पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं ना वो पार्टी के सिद्धांत, मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह वो क्या करते हैं, नेता की निष्ठा करते हैं, मतलब नेता की चापलूसी करते हैं। एक बंदा होता है ना जो पार्टी की सोच पे चलता है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो सोचते हैं कि यार पार्टी की सोच से चलने से क्या होगा, हमें आगे बढ़ना है तो बड़े नेताओं की चापलूसी करो। तो अब क्या होता है कि इससे क्या होता है, बड़े नेताओं की चापलूसी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे सर ये पार्टी के लिए प्रॉब्लम कैसे है, देखो अगर बड़े बड़े नेता ही सारे फैसले लेंगे तो जो छोटे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे, जो सही में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ना पार्टी के लिए। ओके, मैं अब एक बार रीड कर देता हूँ। सारी ताकत एक या कुछ एक नेता के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है। इससे आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, मतलब इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ता से वह सूचनाएं को साझा भी नहीं करते। छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनसे जो सूचनाएं वो साझा नहीं की जाती, उनको नहीं बताया जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में तो ये सही है, बड़े बड़े जो लीडर होते हैं मज़े लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी का, क्योंकि इमेज गिरती है पार्टी की। नेक्स्ट पॉइंट है वंशवाद की चुनौती। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वंशवाद होता है। वंशवाद का मतलब होता है कि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। ठीक है। जो लोग नेता होते हैं वह अपने पद का फ़ायदा उठाते हैं और अपने नज़दीकी लोगों व परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं या उनको टिकट वगैरह देते हैं। ठीक है। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। अब देखो आपको पता ही है, वंशवाद की चुनौती नाम से आपको पता चल रहा है कि जो भी दल होते हैं ना, उनकी जो भी मुख्य पोस्ट होती है, मेन पोस्ट होती है, उस पर एक ही परिवार के लोग बैठे हुए होते हैं। अब आपको इसका एग्जाम्पल पता होगा, आई होप, इंडिया में तो बहुत मशहूर है वो पार्टी। ठीक है। जिसमें एक ही परिवार के लोग रहते हैं मेन पोस्ट पे। ठीक है। देखो अगर वो, जैसे कि मान लो मैं एक बड़ा लीडर हूँ, मैंने अपने बच्चे को भी पॉलिटिकल पार्टी में दिया और उसको बड़ी पोस्ट पे कर दिया कि हाँ ये आज से एक बड़ा कार्यकर्ता है, बड़ा लीडर है। ठीक है। अगर वो अनुभव हुआ उसके पास, अगर वो सच में अच्छा काम करने वाला हुआ तब तो ठीक है, अगर वो डिजर्विंग हुआ तब तो ठीक है, बट मान लो अगर वो डिजर्विंग नहीं हुआ तो
तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना पार्टी को। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वंशवाद की चुनौती, हर बड़ा लीडर अपने ही खानदान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाता है, जिससे क्या होता है जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो कभी भी आगे नहीं आ पाते। इससे अनुभवी और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पद पर पहुंच जाते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो जो नेता हैं वो फ़ायदा उठाते हैं इसका, बट लॉन्ग टर्म में पार्टी की इमेज को बहुत ज़्यादा गिराता है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। तीसरी है कि पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो पार्टी है वो जीतने के लिए कुछ भी करती है, जायज़ तरीका भी अपनाती है और नाजायज़ तरीका भी अपनाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जीतने के लिए कभी कभार ऐसे लोगों को टिकट दे देती है जिनके पास काफ़ी पैसा है। ठीक है, वो लोगों को पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं, और वो जीतने के बाद फिर ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जो सिर्फ उन्हीं के फ़ायदे के लिए हो, जो अमीर लोगों के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही में कई बार तो पार्टियां जीतने के लिए अपराधियों का समर्थन भी करती है और उनकी मदद भी करती है। अब आप बोलोगे सर जीत तो रही है ना, मतलब जीत तो रही है, चाहे अपराधी तत्वों से फ़ायदा लेकर जीत रही है या पैसे वाले लोगों से फ़ायदा लेकर जीत रही है, तो जीत ही तो रही है। ये चुनौती कैसे हो गई? देखो, शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने क्या सोचा कि हाँ यार ये पार्टी मेरे को पैसे दे रही है या कोई धमका रहा है आपको, आपने वोट दे दिया उसको, बट अगले 5 साल बाद आप उस पार्टी को कभी वोट नहीं दोगे, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ काम ही नहीं करा होगा। जो पार्टी आपको पैसे देकर वोट खरीद कर रही है वो तो कुछ काम करने वाली है ही नहीं, वो तो पैसे ही खाएगी। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सही है, एक बार आप इलेक्शन जीत सकते हो, बट आप ऐसा नहीं है कि इसी से ही पूरा का पूरा अपनी जर्नी निकाल सकते हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। पैसे देकर आप एक बार वोट खरीद सकते हो, हर बार नहीं खरीद सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये पार्टी की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब क्या है, अगर आप किसी ऐसी पार्टी को देखते हो जहाँ पर सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, सारे के सारे अमीर हैं। ठीक है, एक बंदा था जो इलेक्शन लड़ने से पहले रोड पर आया हुआ था और अब वो करोड़पति है इलेक्शन लड़ने के बाद। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में होती है कि यार ये तो बड़ी करप्ट पार्टी है, हम इसको वोट नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी नुकसानदायक होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, अब देखो, हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जितनी भी पार्टी है ना, अब वो सेम ही सोच रही है, सेम ही काम कर रही है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, और आप पार्टी भी बोल रही है मैं बिजली पानी फ्री। आप पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी, अब समझ जाना, बार बार आप पार्टी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को पार्टी के बारे में पता है। तो शायद आपको ना पता हो अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो। तो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगी, और साथ में कांग्रेस पार्टी भी बोलती है मैं बिजली पानी फ्री दूंगी। तो तीनों की जो वैचारिक अंतर है ना वो बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक दूसरी कंट्री से भी दे रखा है बुक के अंदर। ठीक है, जैसे ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, अब उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। उनके जो बुनियादी मसले हैं ना वो दोनों उस पर सहमत है, बस अंतर किस चीज़ का है, ब्यौरे का अंतर है। मतलब वो जो नीतियाँ हैं जो वो बनाएंगे वो कैसे बनाई जाएगी और कैसे लागू की जाएगी, बस इस चीज़ का अंतर है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इससे प्रॉब्लम ये आ रही है जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं ना उनके लिए कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी फ्री दे रहे हैं, ये भी फ्री दे रहे हैं, ये भी, तीनों ही बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। अब जो बंदा थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा देश के विकास के लिए सोचेगा, वो तो बोलेगा यार ये तो गलत है, क्योंकि आप फ्री में दोगे तो लोग आलसी बन जाएंगे, लोग कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये तो हमारे देश के लिए ख़राब है। अब वो बंदा किसको वोट दे? फिर वो तो फंस गया ना, तो उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ये 4 प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, डिट्टो क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आने वाला है। कभी कभार तो डायरेक्ट आ जाता है कि पार्टी के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र के ना होने से क्या परेशानी उत्पन्न होती है, या वंशवाद की चुनौती पॉलिटिकल पार्टी कैसे फेस कर रही है। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक भी आ सकता है कि ये बताओ कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही है। ओके, अब क्या इनमें कुछ सुधार किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ें तो ये हैं जो
कर चुकी है। यानी हमारी जो भारत की जो जुडिशरी है, जुडिशरी का मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, वो कुछ कानून बना चुकी है। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, कुछ कानून बना चुकी है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं लोकतांत्रिक मतलब पार्टियों में या दलों में, जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब चलो ध्यान से समझना मेरी बात, दोबारा से बोलता हूँ कि पहले तो हम उस बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं। ठीक है, वो कोई ऐसे कानून के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कानून बनाए गए हैं ताकि दलों में क्या है कि सुधार लाया जा सके। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अभी तक आए नहीं है बट वो सुझाव हैं कि अगर वो आए तो पार्टी का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल है वो अच्छा करे। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में कुछ में जो प्रयास किए गए हैं वह नीचे निम्नलिखित है। तो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? पहले तो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। अब दल बदल का मतलब क्या होता है? मतलब विधायकों और सांसदों, जो भी सांसद है और जो विधायक है ना, उनको दल बदल रोकने के लिए ना संविधान में कानून बनाया गया है, आप ये कह सकते हो। पहली बात तो यार ये दल बदल का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, दल बदल। एक पार्टी से जीतने के बाद किसी अन्य लाभ के कारण पार्टी बदल देना दल बदल कहलाता है। मान लो मैं कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस का सिंबल लेके इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। अब मेरे को कोई दूसरी पार्टी कह रही है हम आपको इतने पैसे देंगे, पोस्ट तो है आपके पास, आप जीत तो गए, जो जीती हुई सीट तो आपके पास रहेगी, तो अब हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। तो इसे कहते हैं दल बदल। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी न्यायपालिका ने कुछ कानून बनाया। वो कानून पता है क्या है? नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। मतलब मान लो अगर कोई बंदा अपनी क्या है कि पार्टी बदलना चाहता है और वो जीत चुका है तो अपनी उसे सीट भी गंवानी पड़ेगी, वो सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। मान लो वो विधायक बन गया, एक एमएलए बन गया, एक लीडर का पार्टी का एक एमएलए बन गया और वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वो एमएलए की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है और ये एक अच्छा कानून था जो हमारी न्यायपालिका ने बनाया है। इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो दल बदल में रोक हुई है। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि देखो जीतने के बाद ऐसे तो पार्टी चेंज करते रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर पैसे के लिए जब वो अपनी पार्टी चेंज कर सकता है तो पैसे के लिए तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए दल बदल में कमी आई है इससे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। और वो आदेश क्या है? इस आदेश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो उच्च न्यायालय है, सबसे ऊपरी जो कोर्ट होती है उसको पता है ना क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसने बोला है कि अगर किसी भी बंदे को इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है ना, तो उसे पहले अपने संपत्ति का, अपने खिलाफ चल रहे जो भी आपराधिक मामले हैं उसका, अपनी पढ़ाई लिखाई का, सबका ब्यौरा देना पड़ेगा, सबका शपथ पत्र देना पड़ेगा। पहले से बताना पड़ेगा कि मेरे पे ये मामले चल रहे हैं, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरे पास इतना इतना पैसा है। तो लोगों के पास एक आइडिया हो जाता है कि यार इसके पास तो इतने सारे खिलाफ चल रहे हैं, मतलब जो इसके ऊपर तो इतने सारे मामले चल रहे हैं, तो ये तो लीडर अच्छा नहीं हो सकता। तो ये लोगों को पहले ही पता चल जाता है और लोग वोट नहीं देते। ठीक है, तो ये एक अच्छा काम है जो हमारे उच्च न्यायालय ने किया है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारे राजनीतिक दल में सुधार करने के लिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी कर दिया गया है। इससे पार्टी के अंदर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर है ना, चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि आपको पार्टी के अंदर भी चुनाव कराने पड़ेंगे। सबसे ऊपर जिस बंदे को आपको भेजना है उसके लिए चुनाव होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पीएम की पोस्ट के लिए आपकी पार्टी में से कौन होगा उसके लिए चुनाव होने चाहिए। और साथ ही में आयकर रिटर्न, कभी कभी कोई पार्टी के पास इतना पैसा आता है ना तो वो बोल देती है जी हमको तो चंदा मिला है। ठीक है, तो एक एक पैसा कहाँ से आया ये भी पहले बताया जाना चाहिए, ऐसा हमारा चुनाव आयोग ने बोला है और इस सब की सारी जानकारी रखी जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। इससे क्या होता है कि जो पार्टियां होती हैं वो पैसे के लिए ऐसे झोल नहीं करती। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए काम करती है। तो ये सारे के सारे काम हैं, जो प्रयास हैं, जो हमारे चुनाव आयोग ने और साथ ही में हमारे उच्च न्यायालय ने किए हैं
ताकि जो राजनीतिक दल है उनमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, यहाँ हाँ बिल्कुल सुधार लाया जा सके और उन्हें सुधारा जा सके। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ये चीज़ें करें तो पार्टियां और अच्छी हो सकती है, बट अभी कुछ हुआ नहीं है इनमें। ठीक है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, वह नीचे निम्नलिखित हैं। उठाए जा सकते हैं हो सकता है, ठीक है, उठाए जा सकते हैं, वो नीचे निम्नलिखित है। पहली बात तो कि राजनीतिक दल में आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे जो भी राजनीतिक दल है, ठीक है, उसमें क्या हो कि आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। ठीक है, सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, मतलब मेंबर रजिस्टर बनाए। ऐसे ना हो कि कोई बड़ा लीडर कह दे इसको रखो इसको ना रखो, तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। पूरा एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अपने संविधान का पालन करें और साथ ही में पार्टी में विवाद की स्थिति में एक लोकतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाए। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर भी क्या हो कि पंच वगैरह की व्यवस्था बनाए। अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसे हटाया जाए, चाहे वो बड़ी पोस्ट पे हो चाहे छोटी पोस्ट पे हो, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी पार्टी लीडर के अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़े पदों का खुला चुनाव कराए। ऐसा ना हो कि जो बड़ी पोस्ट पे सिर्फ एक उसका ही बेटा बैठे, बड़े लीडर का ही बेटा बैठे, ऐसा नहीं होने चाहिए। उसके लिए चुनाव किए जाने चाहिए और वो खुले चुनाव होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए कि लोकतंत्र जो भी राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक कामकाज के लिए एक व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा है कि 1/3 जो सीटें हैं मिनिमम, ठीक है, वो टिकट वगैरह है वो महिलाओं को दी जानी चाहिए, और जो उच्च पद है, प्रमुख पद है, उनको औरतों के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनाव का खर्च जो है वो सरकार उठाए। ठीक है, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फ़ोन के रूप में की जा सकती है, या पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसे दिए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पैसे देने से क्या सुधार होगा? देखो, अब कोई बंदा ऐसा होता है जो बहुत अमीर है, जो इलेक्शन लड़ता है अपने फ़ायदे के लिए, और एक दूसरा बंदा है जो गरीब है पर देश के लिए कुछ करना चाहता है। अब जो देश के लिए कुछ करना चाहता है उसके पास तो पैसे ही नहीं है अपना प्रमोशन करने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए। तो इसमें ये बात बोली गई है कि अगर जो चुनाव है वो सरकार उसका खर्च उठाए ना, तो जो लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए वो भी आगे आ पाएंगे। ठीक है, और चाहे आप उसकी पेट्रोल, कागज़ या फ़ोन वगैरह देकर उसकी हेल्प कर सकते हो, या आप पिछले चुनाव में जितने % उसको वोट मिले थे उसके हिसाब से, मतलब अगर किसी पार्टी को पिछले चुनाव में ज़्यादा वोट मिले तो उसको ज़्यादा पैसे दो, कम वोट मिले उसको कम पैसे दो, बट ऐसे आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, 2 और तरीके हैं जिससे राजनीतिक पार्टियों में बदलाव लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। 2 और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव बनाने का। ठीक है, मतलब लोग क्या करें, चिट्ठियाँ लिखे, ठीक है, प्रचार करने और आंदोलन करने के जरिए ऐसा किया जा सकता है। देखो, अगर आप सरकार के खिलाफ, अगर सरकार कुछ गलत करती है उसके खिलाफ चिट्ठियाँ लिखते हो, ठीक है, प्रमोशन करते हो उसका कि आज ये पार्टी गलत कर रही है, और उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हो, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है पार्टियों पे, और इससे क्या होता है, सुधार होता है। अब है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी डरेगी कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो यार ये लोग तो फिर हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो ये अच्छा होता है। दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से भी ये किया जा सकता है। आप चिट्ठियां लिखकर, प्रचार करके, आंदोलन करके, दबाव समूह के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मीडिया आपको पता है ना हमारे लोकतंत्र का चौथा ये स्तंभ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें करके, ये सारी की चीज़ों का मतलब करके हम क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लोकतांत्रिक जो राजनीतिक दल है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वाले को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। ठीक है, मतलब जो बंदा चाहता है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो वो बंदा खुद इलेक्शन लड़े। ठीक है, यही दूसरा तरीका है जिससे हम सुधार ला सकते हैं राजनीतिक दलों में। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। अगर कोई बंदा खराब राजनीति करता है तो उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, जब आप अच्छी राजनीति करो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो लिया जा सकता है किसी भी लोगों द्वारा कि वो खुद एक इलेक्शन लड़े। ठीक है, सो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आए हो, पूरा चैप्टर समझ आए हो। सो वीडियो लाइक करना, ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैंने देखा है कि ये जो लाइक हैं वो शेयर में और सब्सक्राइबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे,
तो मैं आपसे बोलूँगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो भी, मैं नहीं, सिर्फ हिंदी मीडियम की जो भी वीडियो बनाता है उसको सपोर्ट करो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कंटेंट कम मिलता है। और जब आप हमारे जैसे लोगों को जो हिंदी में भी बनाते हैं और इंग्लिश में भी बनाते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे पीछे ना रह पाए, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ ही में शेयर ज़रूर करना, जिससे बाकियों को भी पता चले, क्योंकि मैं सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म करवा चुका हूँ। तो अब आपके जिम्मे है कि आप इसको कितना शेयर करते हो। पहली बात तो थैंक यू सो मच यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने, 30,000 क्रॉस हो गए हमारे। सो थैंक यू सो मच। मेरे को लगा नहीं था कि कभी भी ये क्रॉस होंगे, बट हुए हैं आपकी बदौलत, तो थैंक यू सो मच। एंड एक और बात यार, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, मैं आपके लिए भी कुछ करूँ, ठीक है। जितना हो सके मैं इस चैनल पे तो कर ही रहा हूँ, और साथ ही में मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो दिख रही होगी। उसमें दिख रहा होगा कि 1000 सब्सक्राइबर हैं। अभी तक मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी उस पर, बट एक्चुअल में जब आप देखोगे ना तो उसमें 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा और ऊपर आई बटन में चेक करोगे तो उस पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, जबकि मैंने अभी तक उस पर कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको पता है कि वहाँ पर मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, मैं कैसे अर्न करता हूँ, और आप कैसे कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब से नहीं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, तो वो ना आए उसके बारे में मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसकी नोटिफिकेशन बेल दबा देना। 1500 से ज़्यादा बच्चे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप पीछे मत रह जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उसकी भी और इस चैनल की भी, ठीक है। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो नोट्स के लिए उस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा होगा, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ कि मैं अगली वीडियो कौन सी डालने वाला हूँ, और साथ में नोट्स वगैरह भी देता रहता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।